पहला सवाल यही कि बीते कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ बीएन राव असली संविधान निर्माता और बाबा साहेब अम्बेडकर नकली संविधान निर्माता। ज़्यादा क्रेडिट इन्हें दे दिया गया, उनका क्रेडिट ले लिया गया, छीन लिया गया। तो क्या है ये क्रेडिट खोरी का मामला संविधान को लेकर? नीरज, सच्चाई यह है कि जो लोग बीएन राव को बनाना चाहते हैं, संविधान निर्माता कहते हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, वो संविधान से भी दरअसल परेशान है। संविधान ने इस देश में जो परिवर्तन किया है वो अभूतपूर्व है। दुनिया में कहीं इस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से इतना बड़ा परिवर्तन नहीं आया जितना इस संविधान की वजह से आया। आपने अभी किसी जज का जिक्र किया जी। कि बीएन राव नहीं होते तो 25 साल लग जाते। अरे भाई, 5000 साल में नहीं बना ऐसा संविधान, मैं ये कह रहा हूं। और वो क्यों 1950 में ही लागू हो पाया, क्यों वो 1946 के बाद बनना शुरू हुआ? संविधान कोई आसमान से टपकी चीज तो है नहीं कि वो अचानक टपक गई या कुछ लोगों का मन आया बस लिख दिया। संविधान हमारे भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का जो मंथन था, समुद्र मंथन था, उससे निकली हुई सबसे चमकदार वस्तु है। वो निचोड़ है। वो निचोड़ है और उसने इस भारत को पूरी तरह बदल दिया। मैं इसीलिए कई बार कहता हूं कि मैं नहीं मानता कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन हुआ है। पाकिस्तान एकदम अलग राह पर गया, भारत एक सर्वथा नवीन अवधारणा पर खड़ा हुआ जिसकी बुनियाद में भारत का संविधान है। पहली बार इस देश के लोगों को, चाहे वो जिस जाति का हो, जिस धर्म का हो, जिस क्षेत्र का हो, लिंग कोई हो, बिना किसी भेदभाव के वैधानिक रूप से समान नागरिक माना गया। इस देश के 5000 साल के इतिहास में कोई किताब नहीं लिखी गई जिसने वैधानिक रूप से सबको बराबर माना। ये तो कहा कि जीव और परमात्मा का एक ही अंश सभी, मतलब परमात्मा का अंश सभी जीवों में है, लेकिन ये नहीं कहा कि सब बराबर हैं। वो नहीं माना। सब गैर बराबरी को एंडोर्स करते पूरी तरह से गैर बराबरी पर निर्मित एक हमारा समाज, उसमें अचानक एक ऐसा संविधान हवा में नहीं आ सकता था। ये हमारा जो 100 साल का लंबा संघर्ष और बाद में गांधी जी के आगमन के बाद जिसने एक दूसरे किस्म की तेजस्विता धारण की और जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोगों ने जो सवाल पैदा किए कि आजादी के बाद इस देश में शूद्रों का क्या होगा, स्त्रियों का क्या होगा, उसने ये महत्व स्थापित किया कि आजादी कैसी होनी चाहिए। इस प्रश्न का सिर्फ आजाद होना महत्वपूर्ण नहीं था, यानी अंग्रेज चले गए और आप आ गए, जिसके बारे में प्रेमचंद ने लिखा है कि जॉन की जगह गोविंद को बैठा देने का मतलब आजादी नहीं है। लड़ाई ये नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, एक नवीन कल्पना। और डॉक्टर अंबेडकर उसके बड़े सिपाही थे, बड़े सिपह सालार थे। सिपाही छोटा वो हो जाएगा। उन्होंने 1927 में जिस तरह महाड में जो आंदोलन चल रहा था पानी के सवाल पर, वहां उन्होंने मनुस्मृति जलाई और मनुस्मृति जलाने के साथ ही यह संदेश स्पष्ट हो गया कि इस देश में जो आजादी मिलेगी, जिस तरह का संविधान बनेगा, उसमें जो मनुस्मृति या इस संहिता की जितनी भी अवधारणा है जो गैर बराबरी को प्रोत्साहित करते हैं, जो स्त्रियों और शूद्रों को एकदम गुलाम बनाती हैं, वो नहीं चलने पाएगी। और इसीलिए जो संविधान बना वो समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा को बुनियाद मानकर बना। बीएन राव साहब का जिक्र आपने किया। बीएन राव को रफ ड्राफ्ट उन्होंने ही तैयार किया। मैं बता रहा हूं, बीएन राव साहब एक आईसीएस थे, ये संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे, ना उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे जिसके चेयरमैन या सदस्य थे जिसके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर थे। इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया था। एक तरह से उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी, कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, जिसमें यह हुआ कि अब भारत को आज़ादी देनी, तो किस तरह भविष्य का भारत होगा, क्या संविधान होगा, वो सब तय हो। संविधान सभा के लिए चुनाव हुए और चुने गए लोग, शुरू में पाकिस्तान जो लोग मांग रहे थे वो भी उसी में थे, बाद में वो जब वहाँ की अलग हो गई संविधान सभा तो यहाँ बचे जो लोग, उसमें ये तय होना था कि कैसा संविधान बनेगा। तो एक प्रारूप समिति बनी। प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉक्टर अंबेडकर को सौंपी गई और एक बड़ा सुचिंतित प्रयास था। हमें भूलना नहीं चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर जहाँ से चुने गए थे वो पूर्वी पाकिस्तान में था जी। वो क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान चला गया, तो डॉक्टर अंबेडकर कहीं के नहीं रहे, मतलब संविधान सभा के लिहाज से। तो कांग्रेस के नेतृत्व ने डॉक्टर अंबेडकर को मुंबई से चुनाव जितवाकर
संविधान सभा का आती है वो लेके आए, और फिर उन्हें साफ है, ये इसमें कोई विवाद नहीं है कि महात्मा गांधी ने जोर दिया, जिनके साथ अंबेडकर के लंबे संघर्ष, वैचारिक संघर्ष चले थे, उनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। और उनके सहयोग के लिए BN राव थे और भी तमाम लोग थे। BN राव तो पूरी संविधान सभा के एडवाइजर ही थे, तो वो सहयोग कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। उन्होंने प्रारूप बनाया, फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया, एक तरह से तमाम अध्ययन किया, अलग अलग जितने संविधान थे तमाम देशों के, उनकी मुख्य मुख्य बातों को लिया, लेकिन आउटलाइन तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जो संकल्प लिए जा चुके थे वही थे, जिससे संघर्ष था। बिल्कुल 1930 में ही कांग्रेस ने कहा था कि जमींदारी उन्मूलन हम करेंगे। उसके बाद ही इस देश के मुस्लिम जागीरदार बाद में जिन्ना के साथ चले गए। उसकी एक बड़ी वजह थी कि 1930 में ही कांग्रेस ने 30 के दशक में ही स्पष्ट कर दिया था कि आजाद भारत में जमींदारी उन्मूलन होगा या स्त्री पुरुष सबको बराबर का अधिकार होगा। यानी वो आउटलाइन हमारे कांग्रेस के आजादी के आंदोलन के दौरान में जो अधिवेशन होते थे, वो 1930 के पूर्ण स्वतंत्रता के की घोषणा के साथ ही जितने चीजें तय थी कि हमारा आने वाला भविष्य का भारत कैसा होगा, उसमें सेकुलर होगा, समाजवादी होगा, गणतंत्र होगा, लोकतंत्र वहां होगा, ये सारी चीजें तय थी और इसमें कोई विवाद नहीं था। वो चाहे आजाद हिंद फौज बनाकर सुभाष चंद्र बोस बाहर से लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी यही मानते थे। हालांकि सुभाष बाबू ये भी कहते थे कि हम अधिनायकवाद के रास्ते पे जाएंगे, लेकिन बनाना उन्हें भी एक सेकुलर भारत था और यहां पर भी यही तय था। तो जितने संविधान में जो प्रस्तावना में चीजें आई हैं, वो प्रस्तावना भी BN राव के दिमाग की या किसी एक आदमी के दिमाग की उपज नहीं थी। वो हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिए गए वो साझा संकल्प थे जो पारित किए गए थे। ये कहा जा सकता है कि 1946 के बाद बेशक संविधान सभा गठित हुई, जिसने संविधान के ऊपर औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया, लेकिन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बीच स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही रोपे जा रहे हैं। वही तय था कि यही बनना है, सबको बराबरी का अधिकार देना है, इसमें कोई बहस नहीं थी। ऐसा नहीं था कि संविधान सभा उसे उलट दे सकती थी। 1932 में ही पूरा पैक्ट हुआ था जिसमें तय हो गया था कि जो दलित वर्ग है उसको आरक्षण मिलेगा, ये तय हो गया था। तो वो संविधान सभा उसमें कुछ नहीं कर सकती थी, उसे मानना ही था। तो प्रारूप बनाने में BN राव साहब का एक बड़ा महत्व है और अभी आजकल कुछ लोग उनको बता रहे हैं कि वो संविधान सभा के असली निर्माता हैं। तो अब इस पे क्या कहा जा सकता है? क्या लगता है आपको, क्यों ये जो BN राव बनाम अंबेडकर और BN राव संविधान निर्माता हैं, हाईकोर्ट के जज जैसे जो व्यक्ति हैं, वो इस बात को एंडोर्स करने की कोशिश करते हैं? मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन BN राव ब्राह्मण थे और हिंदू महासभा ने 1949 में जब ये संविधान आत्मार्पित हो गया 26 नवंबर को, उसके अगले महीने 26 से 28 दिसंबर के बीच इंदौर में उनका अधिवेशन हुआ, शायद 23वां अधिवेशन था। उसमें प्रस्ताव 12th रेजोल्यूशन कहता है कि महार जाति में पैदा होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारत का संविधान बनाने के योग्य नहीं है। उनके हिसाब से हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र के संविधान बनाने के योग्य नहीं है। तो वो इसी को नहीं स्वीकार कर पा रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर कैसे बना सकते हैं, वो तो शूद्र हैं। तो जो ये विचारधारा है, निचली जाति का व्यक्ति ये विधान कैसे तय करेगा, और वो भी अस्पृश्य जाति का, वो बनाएगा आजाद भारत का संविधान, ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं था। और ये वही लोग हैं, अगर आप इनको उठा के देखिए, थोड़ा पलटिए, तो ये सारे वो लोग हैं जो पहले दिन से संविधान का विरोध कर रहे हैं। 26 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और जिसकी याद में प्रधानमंत्री जी पिछले कई सालों से संविधान दिवस मनवाते हैं। लेकिन 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को ही RSS का मुखपत्र है ऑर्गेनाइजर, उसमें वो साफ लिखते हैं, और गोलवलकर का भाषण है और वो जो ये संपादकीय एक ही है, उसका भाषण भी बाद में उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में है। लेकिन अगर आप वो देखें तो उस संपादकीय में साफ लिखा है कि इसमें तो मनुस्मृति नहीं है, इसमें भारतीयता जैसा कुछ नहीं, इसमें तो मनुस्मृति नहीं है, साफ वो कहते हैं। यानी इस बात का अफसोस है उनको। और मनुस्मृति क्या कहती है कि शूद्रों के कान में अगर वेद मंत्र पढ़ जाए या वो पढ़ लें तो कान में पिघला शीशा डालो, जीभ काट लो। स्त्रियां कभी आजाद नहीं रह सकती हैं। लड़कपन में पिता, जवानी में पति और बुढ़ापे में पुत्र के अधीन रहेंगी। स्त्रियां स्वतंत्र रहने योग्य नहीं है। ये श्लोक हैं सारे, कोई भी मनुस्मृति पढ़ सकता है। वो स्मृति है, जाहिर है लंबे समय में विकसित हुई होगी, फिर उसे एक स्वरूप दिया गया होगा,
लेकिन जो गीता प्रेस जिसपे प्रधानमंत्री जी बड़े मुदित हैं, जी। भारत रत्न भी देना चाहते थे, तो उसमें तो साफ साफ यही गीता प्रेस का जो मनुस्मृति है वो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। और अगर आरएसएस का सरसंघ चालक ये कहता है कि हमारे संविधान में मनुस्मृति नहीं है, इसका अफसोस जताता है, तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि उसमें ब्राह्मणों की सर्वोच्चता की बात है, वर्ण व्यवस्था की बात है, और गोलवलकर वर्ण व्यवस्था के भी पक्षधर हैं। गोलवलकर ही क्यों, सावरकर ने मनुस्मृति को हिंदू लॉ कहा है जी। और उन्होंने कहा कि ये हजारों साल से भारत के समाज को प्रदीप्त करती रही है, रोशनी देती रही है, और वही हिंदू लॉ है, ये मूल है, ये सावरकर कहते हैं। और सावरकर और गोलवलकर को मानने वाले लोग आज सत्ता में हैं, तो जाहिर है वो इस संविधान को कहीं दाएं बाएं से किसी तरह उस स्वतंत्रता आंदोलन को खारिज कर रहे हैं, वो संविधान को खारिज कर रहे हैं, और डॉक्टर अंबेडकर को अब खारिज कर रहे हैं। और किससे इसमें बीएन राव का कोई दोष नहीं। तो दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर जो हमला हो रहा है, डॉक्टर अंबेडकर को रिजेक्ट करने की जो कोशिश हो रही है, वो दरअसल संविधान को रिजेक्ट करने के ब्रॉडर मुहिम का एक हिस्सा है। बिल्कुल। और डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ इसलिए नहीं कि संविधान निर्माता है, डॉक्टर अंबेडकर इसलिए भी हैं महत्वपूर्ण कि तो उन्होंने मनुस्मृति जलाई, उन्होंने वर्ण व्यवस्था का तीखा विरोध किया, उन्होंने एनिलेशन ऑफ कास्ट जैसा भाषण जो बाद में किताब के रूप में आया, जाति प्रथा का उच्छेद, वो लिखा। जीवन भर वो जाति मुक्त भारत की बात करते रहे और ये कहते रहे कि जब तक जातियां हैं भारत एक राष्ट्र नहीं बन सकता। और ये वो लोग हैं जो मानते हैं कि भारत हमेशा से एक राष्ट्र रहा है और जातियों की वजह से ही ये सुरक्षित है। तो दो विपरीत विचारधाराएं। और यहां तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ दिया, कहा कि मैं पैदा जरूर हुआ हूं लेकिन मैं मरूंगा नहीं। फिर उन्होंने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो 22 प्रतिज्ञाएं जो ली, उसमें शुरू में ही है कि मैं राम कृष्ण गौरी गणेश देवी देवता किसी को नहीं मानूंगा, मैं बुद्ध को नवा अवतार कहने वालों के को पागल कहूंगा, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर वैचारिक रूप से इनके एकदम विरुद्ध हैं, इसीलिए ये वोट के डर से विरोध तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनका जितना भी इकोसिस्टम है वो डॉक्टर अंबेडकर को बर्दाश्त नहीं करता, पहला मौका पाते ही उन पर हमला करता है। एक चीज ध्यान देने वाली है सर, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि 2014 में नरेंद्र मोदी बनते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद कई जो महापुरुष रहे इस देश के, जिन्होंने इस देश को बनाया, आइडिया दिया, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, खास तौर पे जवाहरलाल नेहरू, इन सबका जो मान मर्दन है उसमें कोई कसर छोड़ी नहीं गई। अंबेडकर को थोड़ा सा छोड़ दिया गया कि इनके खिलाफ नहीं बोलते हैं। वोट बैंक का मामला हो सकता है शायद। और अब पिछले 1-2-3 सालों में अंबेडकर के ऊपर जो हमले हैं वो भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। देखिए, पहली बात तो डॉक्टर अंबेडकर को इन्होंने छोड़ा नहीं था, डॉक्टर अंबेडकर के पुतले जलाए हैं इसी रामलीला मैदान में आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों ने, जब वो हिंदू कोड बिल लाए थे। जी, मैं बीजेपी की 2014 की बात, मैं वही कह रहा हूं। तो इन्होंने जब शुरू में पूरा अंबेडकर पर हमला बोला, उन्हें क्या क्या नहीं कहा, लिख के, बोल के, आंदोलन करके, लेकिन जब इन्हें लगा कि समय के साथ डॉक्टर अंबेडकर एक महामानव बनते जा रहे हैं, इस देश के दलितों के लिए एक मुक्तिकामी चेतना के प्रतीक हैं डॉक्टर अंबेडकर, तब इन्हें समझ में आया कि भाई पाना तो वोट है। और सच बात यह है कि दलितों की आबादी बहुत बड़ी है इस देश पे, और सच बात यह भी है कि शूद्र सिर्फ वो नहीं है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, वर्ण व्यवस्था में वो सारे लोग शूद्र हैं जो श्रम करते हैं, चाहे वो खेती करते हो, चाहे वो बढ़ई का काम करते हो, चाहे वो लोहार का काम करते हो, सारे लोग, मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, वैश्य नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वो सब शूद्र हैं। वो सब एक शूद्र की व्यापक धारणा में आते हैं। और इसके अलावा एक पंचम वर्ण भी रहा है, जिसे अंत्यज कहते रहे, जो एकदम ही बाहर रहा है। तो जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को अगर पढ़ा जाएगा तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा, कहा जाए कि मतदाता मंडल इस देश में तैयार हो सकता है। तो इसलिए ये डॉक्टर अंबेडकर को एक, पहली बात तो इन्होंने सिर्फ दलितों तक सीमित करने का प्रयास किया कि वो दलित लीडर थे। क्यों भाई, वो इस देश के बड़े लीडर थे, इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरह से फ्रेमवर्क दिया उन्होंने, इकोनॉमी पे उनका काम, इकोनॉमी पे काम है, महिलाओं पे बहुत और उन्होंने सामाजिक प्रश्नों पर जितना लिखा पढ़ा है, वो केवल दलितों के लीडर कैसे हैं, है ना, वो तो देश के नेता है। एक तो उन्हें सीमित किया गया ताकि पिछड़े जो ओबीसी, सो कॉल्ड ओबीसी हैं, जो उन्हें लगता है कि वो शूद्र नहीं है, जबकि वो हैं, सारे लोग शूद्र हैं। तो अगर मनुस्मृति के हवाले से तो अगर सबको ये धारणा बन गई कि हम सारे लोग शूद्र हैं, तो शूद्रों के बीच अगर कोई एकता बनी तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा चुनाव में उतरना।
तब उन्होंने क्या किया, डॉक्टर अंबेडकर को एक दलित नेता, फिर उन्हें इतना बड़ा महामानव बनाने का प्रयास किया जिसके ऊपर इतने फूल पड़े हों कि उनके विचार एकदम जमीन के अंदर दब जाएं। तो विचारों से डॉक्टर अंबेडकर को काट दिया, उन पे इतने फूल चढ़ाए। यानी अगर डॉक्टर अंबेडकर की किताबें रखी हों और आप उन्हें पढ़ें तो आपके अंदर चेतना का विस्फोट होगा। तो उन किताबों के ऊपर इतना माला फूल चढ़ा दिया, इतना उसमें अक्षत डाल दिए, हार्ड कवर तक ही नहीं पहुंच हार्ड कवर तक पहुंच नहीं पाएंगे, और पहुंचेंगे भी तो पन्ने गल जाएंगे। ये जो श्रद्धा के का जो मतलब जलार्पण है ना, ये दरअसल डॉक्टर अंबेडकर के साहित्य को गलाने के लिए है, विचारों की हत्या का प्रयास है। ये कभी डॉक्टर अंबेडकर की किताबों को प्रचारित करने के पक्ष में नहीं। किताबें नहीं छपती, पहले सरकारी स्तर पे छपती थी। अभी गुजरात में किसी ने डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं किसी किताब के पिछले कवर पे छाप दी थी, वो एकदम बवाल हो गया। वहां गुजरात में जा रहे हैं सर, दिल्ली में एक मंत्री ने 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई, उनको मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। और वो अफसोस की बात है कि केजरीवाल जी की वो सरकार थी, वो बीजेपी की नहीं थी, लेकिन ऐसा माहौल बनाया कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं, उनको अगर कोई पढ़ता है, और डॉक्टर अंबेडकर भारत रत्न है, आप ये दावा करते हैं कि हमारे सरकार के समर्थन से चल रही थी वो सरकार जिसने भारत रत्न दिया, तो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से इतनी तकलीफ क्यों है? इसलिए कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार इस देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को मानवीय गरिमा पाने के लिए संघर्ष को प्रेरित करते हैं। इससे आप डरते हैं।